नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों लो मैं आ गया एक नए टॉपिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक प्रश्न है और इस प्रश्न को हम जानने का प्रयास करेंगे। और भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न को बारी बारी से देखेंगे। तब सबसे पहले हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राफी तथा एक्सरे स्वास्थ्य को सुधारने में किस तरह से उपयोगी होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, एक्सरे का खोज रॉन्जन ने किया था दोस्तों, और रॉन्जन को इसके खोज के लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो एक्सरे का खोज रॉन्जन ने किया था। और स्वास्थ्य में किस प्रकार से उपयोगी है ये अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। पेट की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और एक्सरे जो है, हड्डी वगैरह फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो एक्सरे किया जाता है। तो एक्सरे जो है स्वास्थ्य को सुधारने में किस तरह से उपयोगी होते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो स्वास्थ्य को सुधारने में किस तरह से उपयोगी होते हैं, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, जिसे हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, और एक्सरे किस प्रकार से स्वास्थ्य को सुधारने में उपयोगी होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अल्ट्रासाउंड के उपयोग को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड के उपयोग को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में वे ध्वनि तरंगे 1 से लेकर के 5 मेगाहर्ट्ज होती है, जो श्रवण सीमा से बाहर होती है। दोस्तों एक होता पराश्रव्य तरंगे, हो गया ये पराश्रव्य तरंगे होते हैं, क्योंकि ऐसे तरंग जो हमारे श्रवण सीमा के अंदर में होते हैं उसे श्रव्य तरंग कहते हैं, और जो हमारे सर्व श्रवण में नहीं होते हैं वो पराश्रव्य तरंग कहलाते हैं। दोस्तों जो अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगे होते हैं वो 1 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज तक की होते हैं, और ये श्रवण सीमा से बाहर होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी स्वास्थ्य सुधार या सुरक्षा के संदर्भ में काफ़ी उपयोगी। अगर स्वास्थ्य सुधार के लिए और सुरक्षा के संदर्भ में अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। जितने भी डॉक्टर वगैरह होते हैं, चिकित्सा में गंभीर बीमारियों को पता लगाने के लिए डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड करवाते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के तहत। यह चिकित्सा विज्ञान में गंभीर रोगों का पता लगाने की विधि, जिसमें सूक्ष्म ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है। इसमें जो सूक्ष्म ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है, जिससे पता चल जाता है अगर कोई भी गंभीर बीमारी है, कोई भी गंभीर रोग है, तो उसको पता लगाने के लिए डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। और अल्ट्रासाउंड जब उसका कराया जाता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है, और उसके आधार पर डॉक्टर उसका इलाज कर पाते हैं। इसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी बच जाती है। अगर अल्ट्रासाउंड के वजह से जानकारी हो जाती है बीमारी का, गंभीर रोग का, और जिस कारण से सही से इलाज हो पाता है और उसकी ज़िंदगी बच जाती है। तो कहा जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और बहुत सारा इससे ज़िंदगी बच जाती है इसके प्रयोग से, और जो मरने वाले होते हैं वो भी बच जाते हैं। इससे संबंधित यंत्र में ट्रांसड्यूसर एक प्रमुख अंग होता है, जिससे पीजी इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल लगे होते हैं। इसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को पीजी इलेक्ट्रिकल के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो एक यंत्र लगा रहता है वो ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, और ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगे होते हैं इसमें, और ये विद्युत ऊर्जा को पीजी इलेक्ट्रिकल के माध्यम से, पीजी इलेक्ट्रिकल के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा में बदल बदल जाता है। जो ये जो है विद्युत ऊर्जा रहता है ना, वह ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। फिर ट्रांसड्यूसर से उत्प्रेरित सूक्ष्म ध्वनि तरंगें शरीर के अंगों से टकराती है तो प्रतिध्वनि पैदा होती है, जिसे ट्रांसड्यूसर पुनः ग्रहण करके यंत्र में लगे कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर के इन संकेतों को विश्लेषण किया जाता है और इस प्रकार स्क्रीन का पूरा चित्र आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार से काम करता है ये अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो है, इस प्रकार से काम करता है अल्ट्रासोनोग्राफी, इस प्रकार से काम करता है। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको थोड़ा भी अगर लग रहा है कि नहीं मेरा मेहनत आपको फ़ायदा कर रहा है और आपके फ़ायदे के लिए वीडियो है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों चलिए इसको आगे चलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी से गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण। दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राफी से लिंग परीक्षण भी किया जाता है, लेकिन लिंग परीक्षण जो है हमारे देश में जो है
वो इलीगल माना जाता है, गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई डॉक्टर या कोई व्यक्ति अगर लिंग परीक्षण कराता है तो दोनों को हवालात देखने पड़ सकता है। स्वास्थ्य की जानकारी अब यहाँ तक कि हृदय की धड़कनें तक को गिना जा सकता है। सोनोग्राफी से हृदय की धड़कनों को भी गिना जा सकता है। इस तकनीक द्वारा माँ के गर्भ में स्पाइना बाइफिडस जैसी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। माँ के गर्भ में जो है अगर बाइफिडस जैसी बीमारी है तो उसे भी पता लगाया जा सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी से। इस विधि से पेट के ट्यूमर, पेट में अगर ट्यूमर हो गया है, कैंसर, फेफड़े, हृदय संबंधी रोग, पित्ताशय, गुर्दे एवं मलमूत्र में पथरी के होने तथा अन्य आंतरिक अंगों के रोगों के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर गुर्दे में, मल मूत्र में पथरी होने या हृदय संबंधी रोग या कैंसर या फेफड़े, पित्ताशय, इस सब की जानकारी को पता लगाने के लिए डॉक्टर जो है अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, जिसके तहत सटीक सटीक जानकारी मिल जाती है। और इस प्रकार अल्ट्रासोनिक स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। ये तो हो गई बातें दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राफी की, अल्ट्रासाउंड की, जो बहुत ही लाभदायक है और जिसके बहुत सारे बीमारियों का पता लगाता है और सटीक जानकारी देता है। ये ज़्यादा गलत जानकारी नहीं देता, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा इस उपयोगी है और बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है हमारे भारत में कि पूरी दुनिया में अल्ट्रासोनोग्राफी का ज़्यादा प्रयोग होता है। और इससे लिंग परीक्षण भी किया जाता है, जिसका दुरुपयोग होता है। कभी कभी डॉक्टर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं लिंग परीक्षण करवा करके, उस अगर लड़की है तो उसे मार दिया जाता है, जिसे फीमेल फोर्टिसाइड के रूप में जाना जाता है, भ्रूण हत्या के रूप में जाना जाता है, जो कि गैरकानून है। भारत सरकार ने इसे गैरकानूनी कहा है कि किसी भी बच्चे को लिंग परीक्षण करना और करवाने वाला और करने वाला दोनों दंड के भागी हैं। दोस्तों चलिए जानने का प्रयास करते हैं एक्सरे। एक्सरे जो है रॉन्जन ने इसका खोज किया था। शारीरिक रोगों का पता लगाने में एक्सरे आज काफ़ी सर्वाधिक प्रचलित तकनीक है। एक्सरे का खोज रॉन्जन द्वारा किया गया था। स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि एक्सरे के उपयोग के निम्नलिखित हैं। कहाँ कहाँ किया जाता है एक्सरे का? एक्सरे फोटोग्राफी शरीर के अंदर ट्यूमर, हड्डियों के टूटने, तपेदिक, गुर्दे, लीवर, हृदय संबंधी रोगों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किया जाता है। इन चीज़ों को जांचने के लिए एक्सरे फोटोग्राफी की जाती है तथा इसके आधार पर समुचित उपाय संभव हो सकता है। एक्सरे से के एक्सरे द्वारा रुधिर रहित शल्यक्रिया संभव हो सकी। नेत्रों के शल्य चिकित्सा, पथरी आदि रोगों के उपचार की दृष्टि से एक्सरे काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। वर्तमान में एक्सरे द्वारा कुछ खाद्य पदार्थों का परीक्षण एवं औषधियों की जांच भी संभव हुई है। सीटी स्कैनिंग में भी तस्वीर के लिए एक्सरे की सहायता ली जाती है। यह अन्य जांचों की तुलना में अपेक्षाकृत सरल और सस्ता होता है। इसकी सुविधा छोटे छोटे कस्बों में भी उपलब्ध है। इस प्रकार स्वास्थ्य सुधार में एक्सरे भी काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों ये हर जगह ये उपलब्ध है और इसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी के तुलना में ये थोड़ा कम खर्चीला होता है। दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं तो अगला प्रश्न मौसम से संबंधित है। मौसम पूर्वानुमान एवं भूकंप अध्ययनों की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। दोस्तों मौसम पूर्वानुमान जो है वेदर फोरकास्टिंग और अ, अ, कहा जाए सिस्मोलॉजी, भूकंप के बारे में, अध्ययन के बारे में चर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले हम वेदर फोरकास्टिंग को समझेंगे कि है क्या, और उसके बाद हम भूकंप को जानने का प्रयास करेंगे। भूकंप आता क्यों है और भूकंप के बारे में क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। तो ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। प्रश्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप मौसम पूर्वानुमान और भूकंप अध्ययनों की दिशा में ठोस जानकारी अध्ययन संभव हो सका। दोस्तों पहले जो होता था मौसम पूर्वानुमान नहीं करने के कारण बहुत सारे लोग मारे जाते थे। भूकंप के पूर्वानुमान फोरकास्टिंग नहीं करने के कारण बहुत सारे लोग मारे जाते थे। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड हो गया है कि अब जो है सटीक मौसम पूर्वानुमान किया जा सकता है। या भूकंप आने वाला है तो पहले ही बता दिया जाता है, सतर्क कर दिया जाता है। किसी भी राज्य या किसी देश में अगर भूकंप आने वाला है, किस जगह पर आने वाला है, तो ये बता देता है कितने घंटों के अंदर यहाँ पर भूकंप आ सकता है, जिससे लोग क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं। तो ये सब जो देन है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के कारण हो रहा है ये सब, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसा चीज़ होना चाहिए कि जो भी प्रकार प्राकृतिक आपदा होने वाली है उससे पहले ही हमें अब कुछ जानकारी हो जाएगी, तो हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे उन आपदाओं से बचने के लिए।
तो जानकारी बंधन संभव हो सका है। मानव सभ्यता के अस्थायी विकास के लिए मौसम पूर्वानुमान नितांत आवश्यक है। इस क्षेत्र में भारत सहित संपूर्ण विश्व में आधुनिक विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपयोग से उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की जा सकी है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, इस क्षेत्र में भारत ही नहीं विकास किया, पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, इस क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा विकास किया है। और जिसके कारण से पहले ही पता चल जाता है कि मौसम कैसा रहने वाला है, बारिश होने वाला है या नहीं, चक्रवात साइक्लोन आने वाला है या नहीं, तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है या नहीं, या तेज़ टेम्पेस्ट आने वाला है या नहीं, ये सब की जानकारी मिल जाती है। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकास किया है। उपग्रहों एवं सुपर कंप्यूटरों के प्रयोग से मौसम पूर्वानुमान में काफ़ी सफलता मिली है। बहुत सारे आप देख रहे होंगे, इसरो बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे सुपर कंप्यूटरों को बनाया जा रहा है। जैसे हाल ही में प्रत्यूष कंप्यूटर बनाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर बनाया गया है। इसमें भारत के आईआरएस और इनसेट से मौसम पूर्वानुमान में सफलता मिली। दोस्तों, भारत का जो आईआरएस और इनसेट जो है वो आपको वेदर फोरकास्टिंग में इसके कारण सफलता भारत को बहुत ज़्यादा मिली। मौसम पूर्वानुमान और भूकंप अध्ययनों की प्रासंगिकता को निम्न बिंदुओं पर रेखांकित किया जा सकता है। मानव सभ्यता का आधार कृषि है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले भी हमने वीडियो में चर्चा किया था कि भारत भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 3/4 जो जनसंख्या है वो कृषि पर आश्रित है, और अपना जीवन यापन, अपना जीवन रोटी जो है प्राप्त करते हैं, कृषि के माध्यम से ही करते हैं। और मानव सभ्यता का आधार ही कृषि है, क्योंकि अगर हम अनाज नहीं होंगे, अनाज नहीं उपजाएंगे, तो हम खाएंगे क्या। इसलिए ये अगर कहा जाए मानव सभ्यता का आधार क्या है, कृषि है। विश्व के अधिकांश भागों में, विश्व का भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज भी कृषि मानसूनी एवं जलवायु परिस्थिति पर आधारित है। दोस्तों, जलवायु परिस्थिति के कारण, कृषि मानसूनी के कारण यहाँ हर बार जो है कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सुखाड़ पड़ जाती है, जिसके कारण से बहुत सारा धन का नुकसान होता है और हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और हमारा अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगता है। तो ये अगर बात किया जाए मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग अगर सही समय पर सटीक हो जाए तो इससे बचा जा सकता है। जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, बाढ़ की या सुखाड़ की, ड्राउट की, तो इन सारे समस्याओं से बचा जा सकता है। रणनीति इसके तहत जो है एक सटीक, इसके समाधान के लिए एक सटीक रणनीति बनाई जा सकती है, और कृषि पद्धति में परिवर्तन कर अकाल से बचा जा सकता है। जल अकाल, भूस्खलन, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या और पिछड़ी कृषि के कारण गिरते विकास दर की स्थिति से भी बचा जा सकता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि भूखमरी भी आपको देखने को ज़्यादा मिलता है, और किसानों की आत्महत्या आप दिन प्रतिदिन समाचार पत्र में सुनते हैं कि आज इस किसान ने आत्महत्या कर लिया, तो आज इस किसान ने आत्महत्या कर लिया। ऐसा किसान क्यों करते? इसलिए क्योंकि कर्ज के तले वो दब जाते हैं, क्योंकि वो सरकार से लोन लेते हैं, बैंक से लोन ले ले करके खेती करते हैं, और वो खेती जो है उनका डूब जाता है। मानसूनी जुआ कहा जाता है, भारतीय कृषि को मानसूनी जुआ कहा जाता है, कि एक प्रकार से जुआ के तरह है। अगर भारत की कृषि सही ढंग से नहीं होती है और बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ के किसान जो होते हैं लोन लेकर के, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेकर लिए हो रहते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ता है। इस कारण से कर्ज में डूबे होने के कारण अंततः किसान जो है आत्महत्या करने लगते हैं। और भारत नए नए तकनीक की कमी के कारण, पिछड़ी कृषि के कारण जो है यहाँ विकास दर भी घट जाता है, और जिसके कारण से इससे बचा जा सकता है अगर सटीक रणनीति अपनाया जाए और सटीक वेदर फोरकास्टिंग हो, सटीक भविष्यवाणी हो, अगर मौसम का पूर्वानुमान हो, तो इन सारे चीज़ों से बचा जा सकता है। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में मौसम पूर्वानुमान अत्यंत ही प्रासंगिक है। बात किया जाए अगर आपदा प्रबंधन की, डिसा डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो मैं आपको बता दूं कि आपदा प्रबंधन क्या होता है कि अचानक बाढ़ आ जाती है, अचानक भूकंप आ जाती है, अचानक ये सब की जानकारी अगर हमें पहले ही पता हो जाए, 24 घंटा पहले या 10 घंटा पहले, 1 घंटा 2 घंटा पहले, तो हम इससे बच सकते हैं। इतने जो जान माल की क्षति होती है अगर भूकंप आता है या बाढ़ आता है, तो इन सब से बचा जा सकता है। बारिश आती है, तूफान आता है, आंधी आता है, इन सारी चीज़ों से। तो इसमें बहुत सारा विकास किया, ये भारत ही नहीं विकास किया, पूरा वर्ल्ड विकास किया, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ों में सुविधाएं हो रही है और स्थिति पहले से बेहतर हो रही है।
भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व चक्रवात तूफान आदि से बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि साइक्लोन के वजह से भारत में ही ये समस्याएं नहीं उत्पन्न होती है, ये पूरे विश्व में समस्याएं उत्पन्न होती है कि आज माइकल तूफान आया, तो आज तितली तूफान आया, उड़ीसा से आया था तितली तूफान, जिसके कारण से बहुत जान माल की क्षति हुई थी। और भी दूसरे देश में जो है माइकल तूफान वगैरह सब आते हैं, तो जिसके कारण से बहुत बहुत अधिक जानमाल की क्षति होती है। भारत के तटीय क्षेत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में निरंतर चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। विगत वर्षों अमेरिका में आया चक्रवात और जापान में सुनामी भी काफी विनाशकारी रहा है। अगर अमेरिका की बात की तो अमेरिका में भी चक्रवात हमेशा आते रहते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे नुकसान अमेरिका को झेलने पड़ते हैं। और जापान की बात किया जाए तो जापान में तो हमेशा सुनामी आते रहते हैं, विनाशकारी, भयंकर विनाशकारी सुनामी आते हैं, जिस कारण से बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। और अक्सर आप सुनते होंगे न्यूज चैनल पर। और इन चीज़ों से बचा जा सकता है अगर मौसम पूर्वानुमान सटीक हो जाए, तो फिर इन चीज़ों से वहाँ से लोग को खाली करवा दिया जाएगा। किसी खास जगह पर ये घटनाएं होने वाली है तो लोगों को पहले ही वहाँ सतर्क कर दिया जाए, लोग वहाँ खाली उस जगह को खाली कर देंगे, जिससे इस घटनाओं से बचा जा सकता है और जानमाल की क्षति जो इतनी होगी उससे बचा जा सकता है। समय रहते बचाव की रणनीति बनाने और जान माल की व्यापक क्षति को रोकने में सहायता मिली थी। आज उपग्रहों और सुपर कंप्यूटरों के प्रयोग से मौसम का अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार का अनुमान लगाना संभव हो सका है। दीर्घकालीन पता भी लगा सकते हैं कितना दिन तक बारिश हो सकती है, कितना दिनों तक चक्रवात रह सकता है, कितना दिन पहले चक्रवात आएगा। ये सब जानकारी होने के वजह से ये उपग्रहों सैटेलाइट के वजह से हो रहा है और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करके इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है, वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। और दीर्घकालिक भी होते हैं और अल्पकालिक भी होते हैं। इस प्रकार बृहद और आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों, आयोजनों, समारोह, सम्मेलन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल आदि के लिए सही समय तय करने की सुविधा होती है। पर्यटन के साथ साथ सामान्य दिनचर्या में भी मौसम पूर्वानुमान से जानकारी के उपयोग हो रहे हैं। भूकंप अध्ययन के अंतर्गत भूकंप उत्पत्ति केंद्र से उत्पन्न 3 प्रकार की लहरें या तरंगें उत्पन्न होती है। भूकंप जहां से आता है, एपी सेंटर जिसको कहते हैं, वहां से उत्पन्न होता है, तो 3 प्रकार के वेव्स जो हैं वहां से उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक, जिसको अनुदैर्ध्य लहरें कहते हैं, एक है अनुप्रस्थ लहरें जिसको गौण लहरें भी कहते हैं, और धरातलीय लहरें हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का जो अध्ययन करते हैं, भूकंप को मापते हैं, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापते हैं, तथा सुपर कंप्यूटर आदि की सहायता से जरूरी जानकारियां प्राप्त की जाती है। भूकंप अध्ययनों की प्रासंगिकता को निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट किया जा सकता है। वर्तमान भूकंप अध्ययन भी भावी भूकंप की तीव्रता एवं सही समय के पूर्व सटीक जानकारी देने में सक्षम नहीं हो सका, परंतु भूकंप उत्पत्ति के बाद यह सूचना देने में सक्षम है। जब भूकंप उत्पन्न हो जाता है तब इसका सूचना देने में ये सक्षम है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन की दृष्टि से यह सबसे प्रामाणिक पद्धति है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन का आधार पर भूगर्भ के विभिन्न स्तरों की संरचना, तापमान आदि का पता लगाना संभव हो सका है। भूकंप अध्ययन के परिणामतः सुनामी चेतावनी प्रणाली का विकास हो सका है, जो सुनामी के पूर्व सूचना देते हैं। जापान, अमेरिका सहित विश्व के कई देश इस प्रणाली से लाभान्वित हो चुके हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों में भी इस प्रणाली को लगाया गया है। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता के अस्थायी व सतत विकास के लिए मौसम पूर्वानुमान एवं भूकंप अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्रासंगिक है, और इसका होना अति आवश्यक है। मानव सभ्यता अगर चाहता है कि अस्थायी निदान हो और भारत या ये दुनिया सतत विकास करते रहे, तो इसमें वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी का स्टडी जो है, भूकंप का जो अध्ययन है, ये होना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों आगे चलते, अगला एक प्रश्न और है। पेट्रोलियम तथा कोयले से वायु प्रदूषित हो जाती है, इस प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं? दोस्तों आजकल बहुत सारे कार जो कि पेट्रोल पर संचालित होते हैं, बहुत सारे कल कारखाने जो पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन वगैरह में पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जो व्हीकल होते हैं, ऑटोमोबाइल होते हैं, जो पेट्रोल से चलते हैं और कोयले से चलते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित हो रहे हैं और वायु जहर बन रहा है, जिसके कारण वायु श्वास लेने के कारण कैंसर हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अब इस प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताना है और इसको जानने का प्रयास करते हैं। वायु प्रदूषण प्रमुख
कारण कारक है पेट्रोलियम तथा कोयले का अनियंत्रित प्रयोग। हमारे भारत देश में खास करके अगर विकासशील देश की बात किया जाए तो विकासशील देश में भी पेट्रोलियम कोयले की प्रयोग जो है अनियंत्रित ढंग से होता है, और जिसके कारण से वायु प्रदूषण जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और एक जो कहा जा सकता है मानव के लिए एक ये घातक सिद्ध हो रहा है, और मानव जो है इससे परेशान है, और मानव जो है पीड़ित है बीमारी से, और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, जहरीली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि विषैली गैस से बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है, जिससे अम्लीय वर्षा व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, अम्लीय वर्षा जो होती है, क्योंकि इस सब का प्रयोग अगर होता है, ज़्यादातर लोग अभी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के दृष्टि से सही नहीं है। इस पर सरकार कदमें उठा रही है, लेकिन ठोस कदमें नहीं उठा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा बढ़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे पर्यावरण में बढ़ गया, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ गया, ये सब विषैली गैसें है, और इसकी मात्रा ज़्यादा और सतही होते हैं, जिसके कारण से अम्लीय वर्षा होते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, वैश्विक तापन बढ़ता जा रहा है। ये संसार जो है वो गर्म होता जा रहा है, जिसके कारण से समस्याएं, ये मौसम जो है अचानक ठंडी लगने लगती है, अचानक बारिश होने लगती है, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। कहीं अकाल पड़ जाता है, तो कहीं बाढ़ आ जाता है, तो कहीं सूखा पड़ जाता है। ये सब इसी के कारण है, प्रदूषण के कारण ही है। इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को कम करने के उपाय किए गए। इस प्रदूषण को कम करने के उपायों को निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। इसके लिए नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे उपाय किए गए इस प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। सर्वप्रथम पेट्रोलियम को अनियंत्रित अतिदोहन पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। ये पेट्रोलियम का जो अनियंत्रित दोहन, अतिदोहन हो रहा है, अति लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए एक पूर्ण उपाय है कि निजी वाहनों की जगह उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग हो, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कम प्रदूषणकारी सीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग को पसंद दिया जाए। ऐसे ईंधन का प्रयोग किया जाए जो कम से कम प्रदूषण फैलाते हो, वैसे ईंधन का प्रयोग करके इन प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है, और मानव जो दलदल में फंसता जा रहा है, और मानव की स्थिति दयनीय होती जा रही है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, उससे बचाया जा सकता है। कई लोग जो है मौत के मुंह में खड़े हैं, और कई लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं इन वायु प्रदूषण के कारण। जैव ईंधनों के प्रयोग की दिशा में शोध एवं विकास को प्रोत्साहित किया जाए। जैव ईंधन का भी प्रयोग करके प्रदूषण को रोका जा सकता है। पेट्रोलियम के परिष्कृत रूप में जैसे कम शीशे वाला पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि शीशा से ही कैंसर होता है। क्योंकि शीशा जो है कार्बन, जब पेट्रोल जलता है किसी भी बाइक में या किसी भी ऑटोमोबाइल में, किसी भी कार में, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में ही शीशा होते हैं। अगर पेट्रोल में कम से कम शीशा प्रयोग किया जाएगा तो फिर प्रदूषण कम होगा। इथेनॉल युक्त पेट्रोलियम का इस्तेमाल, अल्ट्रासो सल्फर पेट्रोलियम जैसे कम प्रदूषणकारी ईंधन के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाए। कृषि एवं उद्योग में पर्यावरण मित्र तकनीकों, ईंधन खपत वाली कम प्रदूषणकारी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। परिवहन के क्षेत्र में तेल के उचित एवं आर्थिक प्रयोग और वाहनों के संचालन रखरखाव का परीक्षण की व्यवस्था किया जाए। घरों में धुआं रहित उन्नत चूल्हा एवं बायोगैस आधारित ईंधन के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि कोयला का न्यूनतम प्रयोग हो सके। ताप विद्युत ग्रहों में कोयले से विद्युत उत्पादन के अधिक कुशल एवं प्रदूषणकारी परिवर्तन मित्र तकनीकों को प्रयोग में प्रोत्साहन दिया जाए, तथा ताप विद्युत गृहों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाए। कोयले के खनन में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सोलर पौड प्रणाली, ज्वारीय ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि क्योंकि भारत में इसकी विशाल संभावनाएं हैं। दोस्तों, अगर सौर ऊर्जा होगा, बायोगैस होगा, तो प्रदूषण कम होंगे, और इसकी संभावनाएं हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा हैं, और इस पर ही जोर देना चाहिए सरकार को। इससे इंजन बनाना चाहिए, सौर ऊर्जा से संचालित इंजनों का निर्माण करना चाहिए, पवन ऊर्जा से संचालित इंजनों का निर्माण करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है। इसका अगर विकल्प नहीं ढूंढा गया तो भारत की स्थिति बहुत ही बेकार हो जाएगी, और यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अस्वस्थ रहेंगे, बीमार रहेंगे, और लोग पीड़ित रहेंगे बड़े बड़े बीमारियों से। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन एवं अन्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन कटौती के मानदंडों को लागू करने की दिशा में
क्रेडिट व्यापार, कार्बन टैक्स जैसे प्रावधानों, अन्य जरूरी उपायों को कठोरतापूर्वक लागू किया जाए। इस दिशा में ठोस एवं दमदार प्रयासों की जरूरत है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अगर कार्बन उत्सर्जन की बात है तो उस पर ठोस कदम उठाया जाए, जिसके कारण से देश जो है कम कार्बन उत्सर्जित करेंगे, जिसके कारण से किसी भी देश के लिए यह जो है ज्यादा कारगर साबित होगा। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, मीडिया, फिल्म तथा पाठ्यक्रम के माध्यम से आम लोग ऊर्जा बचत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जाए। दोस्तों, मैं बता दूं, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, मीडिया हो, फिल्म हो, पाठ्यक्रम के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गैर परंपरागत ऊर्जा को उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए और जागरूकता फैलाया जाए। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये एपिसोड को बार बार देखें, क्योंकि आपके बीपीएससी जीएस पेपर 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं 64वीं हो या 65वीं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप टू सी अगेन, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों। थैंक यू।